एक स्टॉक जो कभी सिर्फ 3 से 4 रुपए में मिलता था, आज वही स्टॉक 4000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए लगभग 1000 टाइम्स रिटर्न, 1000% नहीं बल्कि 1000 टाइम्स ग्रोथ। और ये कैलकुलेशन सिर्फ शेयर प्राइस पर बेस्ड है। इसमें डिविडेंड, बोनस या बाकी रिटर्न्स अभी इंक्लूड भी नहीं किए हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी स्टोरीज कम देखने मिलती है और इस स्टोरी के सबसे बड़े बिलीवर्स में से एक थे लेट राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट करना शुरू किया जब स्टॉक लगभग 30 रुपए का था। आज वो इन्वेस्टमेंट 130 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रो हो चुका है। लेकिन टाइटन की स्टोरी सिर्फ रिटर्न्स की स्टोरी नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब इस कंपनी को स्टार्ट करने की गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं मिल रही थी, प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका था। और अगर उस टाइम एक छोटा सा जुगाड़ नहीं होता तो शायद आज टाइटन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कैसे एक रिजेक्टेड आइडिया इंडिया के सबसे पावरफुल कंज्यूमर ब्रांड्स में कन्वर्ट हो गया, चलिए इस स्टोरी को शुरू से समझते हैं। टाइटन की स्टोरी समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की वॉच इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक ही कंपनी डोमिनेट करती थी, HMT वॉचेस। HMT का फुल फॉर्म था हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एक गवर्नमेंट कंपनी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए बनाई गई थी। 1961 में बैंगलोर में जब HMT की पहली वॉच फैक्ट्री शुरू हुई तो उसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो पहला आइकॉनिक वॉच लॉन्च हुआ था उसका नाम था HMT जनता। उस वक्त इंडिया में वॉच लेने का मतलब ही HMT लेना होता था। 3 डेकेड्स तक HMT ने इंडियन मार्केट्स को लगभग डोमिनेट ही किया था। एक टाइम पर कंपनी का 90% से भी ज्यादा मार्केट शेयर था। HMT वॉचेस रिलायबल थे, अफोर्डेबल थे और हर जगह मिल जाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो ज्यादा स्टाइलिश नहीं थे, डिजाइन सिंपल था और वॉचेस मेनली यूटिलिटी के लिए बनाए जाते थे। और इसका एक बड़ा रीजन था कि उस टाइम HMT मोस्टली मैकेनिकल वॉचेस ही मैन्युफैक्चर करता था। अब मैकेनिकल वॉच को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये स्प्रिंग्स और गियर से चलती है। अंदर एक स्प्रिंग होती है जो अनवाइंड होते हुए गियर्स को चलाती है और वही गियर्स वॉच के हैंड्स को मूव करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि मैकेनिकल वॉचेस उतनी एक्यूरेट नहीं होती और उनका डिजाइन भी ज्यादा स्लिम या मॉडर्न बनाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ थी क्वार्ट्ज वॉचेस। क्वार्ट्ज वॉचेस बैटरी और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से चलती है। ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एक्यूरेट होती है, मेंटेनेंस कम होती है और वॉचेस ज्यादा स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन में बन सकती है। 1970s तक दुनिया की वॉच इंडस्ट्री काफी हद तक क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुकी थी। लेकिन इंडिया में रेगुलेशंस की वजह से मैकेनिकल वॉचेस ही डोमिनेट कर रहे थे और इसी वजह से मार्केट में एक इंटरेस्टिंग गैप क्रिएट हुआ। उस वक्त इंडियन वॉच मार्केट बेसिकली 2 एक्सट्रीम्स में डिवाइडेड था। एक तरफ थे लोकल वॉचेस जैसे HMT। ये वॉचेस रिलायबल और अफोर्डेबल तो थे, लेकिन डिजाइन काफी बेसिक था और उन्हें ज्यादातर यूटिलिटी के लिए ही बनाया जाता था। दूसरी तरफ थे स्विस लग्जरी वॉचेस जैसे रोलेक्स और ओमेगा। इनकी क्वालिटी और डिजाइन वर्ल्ड क्लास थी, लेकिन उनकी प्राइस इतनी ज्यादा होती थी कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए वो प्रैक्टिकली अनरीचेबल थे। मतलब मार्केट में एक क्लियर गैप था, एक तरफ सिंपल और बेसिक वॉचेस और दूसरी तरफ बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी वॉचेस। इन दोनों के बीच एक चीज मिसिंग थी, एक ऐसा वॉच ब्रांड जो स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, एस्पिरेशनल हो और फिर भी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल हो। और इसी गैप को आगे चलकर टाइटन फिल करेगा। लेकिन टाइटन की स्टोरी शुरू होती है एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग से। टाइटन की स्टोरी शुरू होती है एक सरसी देसाई से, जो बाद में टाइटन के फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उस वक्त वो टाटा प्रेस में जनरल मैनेजर थे। टाटा ग्रुप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहता था जो स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉफिटेबल हो और फ्यूचर में पब्लिक भी हो सके। इसी दौरान देसाई जी की मुलाकात हुई मिस्टर S महादेवन से, जो उस वक्त तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी TIDCO से जुड़े हुए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और पॉलिसी मेकर थे। डिस्कशन के दौरान महादेवन ने एक आइडिया दिया, इंडिया को प्रीमियम वॉचेस मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। देसाई जी को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन जब प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया तो सीधा रिजेक्ट हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ पब्लिक सेक्टर और स्मॉल स्केल कंपनीज ही वॉचेस बना सकती थी। मतलब आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। 1979 में स्टोरी ने एक इंपॉर्टेंट टर्न लिया। महादेवन TIDCO के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। अब एक नई पॉसिबिलिटी ओपन हुई। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनी मिलकर पार्टनरशिप करे तो वॉच मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन मिल सकती थी। और एग्जैक्टली वही हुआ। 1983-84 के अराउंड एक जॉइंट वेंचर क्रिएट हुआ। एक साइड पर था TIDCO और दूसरी साइड पर थी क्वेस्टार इन्वेस्टमेंट्स, जिसे देसाई जी प्रमोट कर रहे थे। बाद में टाटा ग्रुप ने क्वेस्टार का स्टेक अक्वायर कर लिया और कंपनी का नाम रखा गया टाइटन। इस नाम के पीछे भी एक सिंपल सा मीनिंग था,
TI आया टाटा इंडस्ट्रीज से और TAN आया तमिलनाडु से। दोनों को मिलकर बना दिया गया टाइटन। 1984 में टाइटन ने ऑफिशियली अपनी जर्नी स्टार्ट की और यहीं से शुरू हुई एक स्टोरी जो आगे चलकर इंडिया के सबसे पावरफुल कंज्यूमर ब्रांड्स में कन्वर्ट होने वाली थी। जैसे हमने पहले देखा था, उस वक्त इंडिया वॉच मार्केट में क्लियर गैप था और इसी गैप को समझकर टाइटन ने एंट्री ली। साथ ही में एक बोल्ड डिसीजन भी लिया, मैकेनिकल वॉचेस के बजाय क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर फोकस करना। लेकिन टाइटन ने एक और इंटरेस्टिंग चीज क्रैक की। उन्होंने वॉचेस को फैशन एक्सेसरी बना दिया। पहली बार इंडिया में वॉच को सिर्फ टाइम कीपिंग डिवाइस नहीं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट और थॉटफुल गिफ्ट के रूप में मार्केट किया गया। और इंडिया में गिफ्टिंग का इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत लोगों ने अपनी पहली सैलरी से पहली वॉच खरीदी होगी टू गिफ्ट समवन और ऑन स्पेशल ओकेजन। और धीरे धीरे टाइटन एक एस्पिरेशनल ब्रांड बनने लगा। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए टाइटन ने मैन्युफैक्चरिंग में भी एक स्मार्ट स्टेप लिया। कंपनी ने अपना मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होसुर तमिलनाडु में एस्टैब्लिश किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि होसुर प्लांट HMT के प्लांट से सिर्फ लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पर था। ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। यहाँ ऑलरेडी वॉच मेकिंग टैलेंट और इकोसिस्टम अवेलेबल था। इसका टाइटन को डायरेक्ट एडवांटेज मिला। लेकिन टाइटन की स्ट्रैटेजी यही नहीं रुकी। उस टाइम वॉचेस मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स और जनरल स्टोर्स के थ्रू बिकती थी। टाइटन ने एक अलग रास्ता चूज किया। उन्होंने एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स खोलने शुरू किए जहां कस्टमर्स डायरेक्टली ब्रांड एक्सपीरियंस कर सके। लेट 1980s और अर्ली 1990s में टाइटन के एयर कंडीशन शोरूम्स खुद एक प्रीमियम एक्सपीरियंस होते थे। कस्टमर्स आते थे, वॉचेस एक्सप्लोर करते थे, ट्राई करते थे और ब्रांड के साथ कनेक्ट करते थे। ये रिटेल स्ट्रैटेजी टाइटन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक बन गई। फिर आया 1996 जब टाइटन ने एक और बोल्ड मूव लिया। कंपनी ने एंट्री की ज्वेलरी इंडस्ट्री में और लॉन्च किया तनिष्क। शुरू में ये डिसीजन रिस्की लग रहा था क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी ट्रेडिशनली फैमिली ज्वेलर से ही आती थी। कॉर्पोरेट ब्रांड्स पर लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन टाइटन ने ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस की कैरेट मीटर टेक्नोलॉजी जिससे कस्टमर्स ज्वेलरी की गोल्ड प्योरिटी इंस्टेंटली टेस्ट कर सकते थे। ट्रांसपेरेंसी, प्योरिटी टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइज्ड प्राइसिंग ने धीरे धीरे कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड किया और तनिष्क धीरे धीरे इंडिया के लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक बन गया। 1997 में टाइटन ने सोनाटा ब्रांड लॉन्च किया जो स्टाइलिश और अफोर्डेबल वॉचेस के थ्रू मास मार्केट कंज्यूमर्स को टारगेट करता था। फिर आया 2002 जब टाइटन ने लॉन्च की टाइटन एज। उस वक्त ये वर्ल्ड की स्लिमेस्ट क्वार्ट्ज वॉच बनी। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इंडियन वॉच मेकिंग भी ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज कर सकती है। अगला माइलस्टोन आया 2003 में जब टाइटन ने यूथ ऑडियंस को टारगेट करते हुए फास्ट ट्रैक ब्रांड लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक सिर्फ वॉच ब्रांड नहीं था, ये यूथ कल्चर और सेल्फ एक्सप्रेशन का ब्रांड बन गया। फिर 2006 में टाइटन ने लॉन्च की रागा, एक वॉच ब्रांड जो स्पेशली विमेन के लिए डिजाइन किया गया था। इस ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ब्रांड एम्बेसडर बनी। उसके बाद 2007 में टाइटन ने आई वेयर कैटेगरी में एंट्री की और लॉन्च किया टाइटन आई प्लस। 2009 में तनिष्क ने एक और प्रीमियम ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया, जोया, जो लग्जरी ज्वेलरी सेगमेंट को टारगेट करता था। इसी पीरियड में टाइटन ने हेलियोस भी एक्सपैंड किया जो प्रीमियम मल्टी ब्रांड वॉच रिटेल चेन है जहां इंटरनेशनल लग्जरी वॉच ब्रांड्स भी मिलते हैं। फिर 2010 में टाइटन ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया। कंपनी की टॉप लाइन $1 बिलियन क्रॉस हो गई। फिर 2011 में टाइटन ने मिया बाय तनिष्क लॉन्च किया जो यंग वर्किंग विमेन के लिए लाइट वेट और कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी लेकर आया। 2013 में टाइटन ने फ्रेग्रेंसेस कैटेगरी में एंट्री की और लॉन्च किया स्किन। 2015 में टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड यानी टील एस्टैब्लिश किया जो प्रेसिशन इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पर फोकस करता था। 2016 में टाइटन ने कैरेट लेन में अपना स्टेक बढ़ाकर मेजॉरिटी कंट्रोल ले लिया जिससे कंपनी ने ऑनलाइन ज्वेलरी मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली। 2022 में टाइटन ने विमेन बैग सेगमेंट में एंट्री की और लॉन्च किया IRTH ब्रांड। 2023 में तनिष्क ने अपना पहला स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ओपन किया जो टाइटन के ग्लोबल एक्सपेंशन का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। 2024 में टाइटन आई प्लस ने GCC रीजन में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया और 2025 में टाइटन ने लॉन्च किया बियॉन जो लैब ग्रोन डायमंड्स पर फोकस ज्वेलरी ब्रांड है। आज टाइटन सिर्फ एक वॉच कंपनी नहीं रहा, वो बन चुका है इंडिया का एक मैसिव कंज्यूमर लाइफस्टाइल कंपनी। आज टाइटन के पास 3,400 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। कंपनी का बिजनेस वॉचेस से लेकर ज्वेलरी, आईवेयर, फ्रेग्रेंसेस और फैशन एक्सेसरीज तक एक्सपैंड हो चुका है।
ज्वेलरी सेगमेंट में टाइटन का ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट शेयर रफली 8% के आसपास है और वॉचेस कैटेगरी में टाइटन इंडिया का लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड वॉच ब्रांड है। फाइनेंशियल्स भी टाइटन की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। आज टाइटन एक मैसिव कंज्यूमर लाइफस्टाइल कंपनी बन चुकी है। टाइटन का एनुअल रेवेन्यू रफली 69,700 करोड़ के आसपास है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 4,800 करोड़ है। मार्केट वैल्यू की बात करें तो टाइटन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। रिटेल प्रेजेंस भी इक्वली इंप्रेसिव है। कंपनी के इकोसिस्टम में 13,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं और टाइटन के लॉयल्टी प्रोग्राम में 4.7 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं। मार्केट लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है। रीसेंट क्वार्टर में टाइटन ने लगभग 40% रेवेन्यू ग्रोथ भी डिलीवर की। थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स, करोर्स ऑफ कस्टमर्स और इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट कंज्यूमर ब्रांड्स में एक नाम। और जब आप पूरी कहानी को देखते हैं तो रियलाइज होता है कि ये स्टोरी सिर्फ एक वॉच कंपनी की नहीं है, ये स्टोरी है विजन की, इनोवेशन की और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी एक रिजेक्टेड आइडिया और एक छोटे से जुगाड़ से। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.